कहते हैं कि जहां एक नेगेटिव एनर्जी होती है वहां और भी कई सारी नेगेटिव एनर्जीज अपने आप चली आती हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में। राजेश बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर था और पूरा स्कूल उसे हिटलर सर के नाम से जानता था। 9 महीनों में ही उन्होंने इस नई स्कूल में अपनी ऐसी इमेज बनाई थी कि सारे बच्चे बस उनके नाम से ही डर जाते थे। उनकी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स थे और इनमें से कोई भी बदमाशी करता तो उसकी सजा यही होती कि रात को स्टूडेंट को स्कूल हॉस्टल की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करनी होती। और देर रात को लाइब्रेरियन राजेश सर को फोन करके इन्फॉर्म करता कि कौन कौन वहां पर पढ़ाई कर रहा है। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा और उसके बाद राजेश की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। राजेश जिस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था वहां पिछले 9 महीनों से सरिता काम कर रही थी। सरिता बहुत ज्यादा बातचीत और चहलकदमी करने वाली 19 साल की एक लड़की थी। लेकिन जब से वो अपने गांव से दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद वापस आई तब से उसके बर्ताव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। शाम होते के साथ ही सरिता का काम में मन नहीं लगता और वो घर की छत पर चली जाती और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती। राजेश की बीवी ने जब राजेश को सरिता के इस बदलते हुए बर्ताव के बारे में बताया तो उसने कहा कि एक दिन तुम उसके पीछे पीछे छत पे जाकर देखना कि आखिरकार वो वहां करती क्या है। शाम होते के साथ ही हर दिन की तरह सरिता छत पे जाने की इजाजत मांगने आई जो उसे तुरंत मिल गई क्योंकि आज राजेश घर पर था और उसने राजेश से ही इजाजत ली थी। सरिता के छत पर जाने के ठीक 5 मिनट के बाद ही दबे कदमों से आहिस्ता आहिस्ता राजेश छत पर गया तो पाया पूरी की पूरी छत खाली पड़ी है और सरिता का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं है। राजेश छत पे खड़े खड़े यही सोच रहा था कि कहीं सरिता छत पे आने का बहाना करके कहीं और तो नहीं जाती कि ठीक तभी एक आवाज उस शाम के सन्नाटे में राजेश के कानों से टकराई। राजेश ने जब उस आवाज का पीछा किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने छत की रेलिंग से झांक कर नीचे देखा तो छत के ठीक नीचे उसके घर की खिड़की का वो छज्जा था जहां सरिता बैठी बैठी बातें कर रही थी। और गौरतलब है कि एक नहीं दो आवाजों में। राजेश ने जो देखा उसके बाद उसके गले से आवाज भी नहीं निकल पाई। चुपके से वो पीछे हटा और सीधा दबे पांव वापस अपने घर में जाकर अपनी बीवी को सारी बात बता ही रहा था कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से सरिता निकली। रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। राजेश बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल टीचर था जिसका अंदाजा उनकी क्लास के 40 स्टूडेंट्स को उनके स्कूल के ज्वाइन करने के 9 महीनों में ही लग गया था। वहीं दूसरी तरफ उनके घर में काम करने वाली सरिता के बर्ताव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। राजेश ने सरिता को अपने घर की छत पे एक ऐसी जगह देखा कि वहां से दबे पांव वापस अपने घर की ओर भागा और अपनी बीवी को
सरिता की बात बता ही रहा था कि सरिता बाथरूम से बाहर निकली। राजेश की बीवी की हंसी निकल गई और उसने दबी आवाज में कहा, राजेश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं तुम्हें क्या देखा, पर इतना तो पक्का है कि तुम्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। राजेश को अपनी आंखों पर पूरा यकीन था कि उसने छत पर जो देखा वो सही था, लेकिन यह भी सच था कि अपने ही घर के बाथरूम से निकलते हुए उसने सरिता को देखा। क्या सच और क्या झूठ, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था राजेश के लिए। किसी तरह राजेश ने अपने आप को संभाला और रात का डिनर करके सोने चला गया। हद से भी ज्यादा गर्मी थी आज और लोड शेडिंग होने के कारण मच्छरों ने भी बहुत परेशान कर रखा था। राजेश अपने कमरे से निकलकर हॉल में गया और फ्रिज से पानी निकालकर पी ही रहा था कि बालकनी में उसे हल्का धुआं दिखाई दिया। इस बार राजेश कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। उसने दूर से ही देखा कि वहां सरिता बैठी हुई है और उसने एक बीड़ी जला रखी है। इससे पहले कि राजेश उसके पास जाता, कमरे में रखा उसका फोन बजा। इतनी रात का कौन हो सकता है, यह सोचकर उसने सरिता की बात पीछे छोड़कर अपने कमरे में जाकर अपना मोबाइल चेक किया। कॉल स्कूल की लाइब्रेरी से था। फोन उठाया तो सामने से एक आवाज आई, सर, रोल नंबर 41। और इतना कहते के साथ ही फोन कट गया। राजेश ने दोबारा स्कूल की लाइब्रेरी के नंबर पर फोन किया तो किसी ने भी उस तरफ से फोन नहीं उठाया। राजेश जब वापस कमरे से बाहर निकलकर बालकनी की तरफ गया तो सरिता वहां नहीं थी। राजेश ने पूरे घर में फोन के टॉर्च की रोशनी में सरिता को ढूंढा और वो कहीं नहीं मिली। न जाने राजेश को क्या सूझा कि वो रात के इस पहर तुरंत छत पर गया और चारों तरफ ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो उसने छत की रेलिंग से झुककर अपने घर की बालकनी में देखा तो पाया कि सरिता वहीं बैठी है और कुछ बड़बड़ा रही है। राजेश दौड़ता हुआ वापस अपने घर में आ गया तो पाया कि सरिता वाकई बालकनी में बैठी है। उसने चिल्लाते हुए कहा, सरिता ये क्या हो रहा है? तुम कभी इधर कभी उधर नजर आ रही हो, क्यों पागल बना रही हो मुझे? राजेश को उसके सवाल का जवाब मिला, लेकिन एक बदली हुई आवाज में, हे टीचर, हम दोनों को बात करने दे, हम दोनों के बीच में मत आ, समझा? रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। राजेश स्कूल टीचर था और पिछले कुछ दिनों से उसके साथ अजीब चीजें हो रही थीं। देर रात उसे स्कूल की लाइब्रेरी से फोन आया, जिधर एक लड़की ने कहा, सर, रोल नंबर 41। और उसके बाद फोन कट गया। सोचने वाली बात यह थी कि राजेश की क्लास में सिर्फ 40 स्टूडेंट्स ही थे, तो रोल नंबर 41 का सवाल ही नहीं खड़ा होता। और दूसरी तरफ उसके घर में काम करने वाली सरिता की हरकतें और उसके हाव भाव आए दिन बदल रहे थे। जब गुस्से में राजेश उस पर चिल्लाया तो सरिता ने एक अजीब सी आवाज में उससे कहा, हे टीचर, हम दोनों को बात करने दे, हम दोनों के बीच में मत आ, समझा?
राजेश समझ गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। वो सरिता पर जोर से चिल्लाया, बंद करो तुम्हारा ये नाटक, एनफ इज एनफ। सारी बातें सुनकर सरिता ने कहा, सुन ले टीचर, मैं यहां पर अकेला नहीं हूं। मैं सरिता के यहां से जाऊंगा तो दूसरी यहां पर आएगी, समझा? बाहर से आती इतनी आवाजों को सुनकर राजेश की बीवी बाहर आई और उसने राजेश से पूछा कि तुम किस पर चिल्ला रहे हो इतना? तो राजेश ने बताया कि ये सरिता कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। सुनकर राजेश की बीवी ने कहा, तुम सच में पागल हो गए। सरिता तो आज सुबह ही अपने गांव चली गई वापस। राजेश को उसकी बीवी की कही हुई बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इस बार दोबारा उसने पूरे घर की और छत की तलाशी ली, लेकिन सरिता उसे कहीं नजर नहीं आई। राजेश की आंखों से नींद दूर दूर तक गायब थी। उसने अगले ही दिन ट्रेन के टिकट्स कटवाई और सरिता के घर पहुंचा। पूछताछ में पता चला कि सरिता कल ही यहां आई थी और तब से बुखार में तप रही है, कुछ अजीब बड़बड़ाई जा रही है। जब सरिता के पिताजी के साथ राजेश की बात हुई और उसने अब तक घटी सारी बातें बताई, तो उन्होंने बताया कि जब दुर्गा पूजा की छुट्टी में सरिता यहां पर आई थी, तब वो उस तालाब के पास गई थी जहां उसके 2 भाइयों की मौत हुई थी। गांव वालों को सरिता वहां बेहोशी की हालत में मिली। उसे लेकर जब तक हम घर पहुंचे तब तक सरिता की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। रह रह के वो घर वालों को देखकर रो पड़ती और फिर चुपचाप गुमसुम हो जाती। जब हमने बहुत ज्यादा उस पर जोर डाला तो उसने रोते रोते कहा, दादी बहुत अकेला हूं मैं वहां, हम लोगों की मुझे बहुत याद आती है। कई दिनों तक उसका यही हाल रहा और एक दिन अचानक उसकी चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था कि वो शहर वापस जा रही है काम करने। कई दिनों से हमें ना तो उसकी कोई खबर मिली और ना ही हमने कोई खबर लेने की कोशिश की, और अभी एक दिन पहले देर शाम वो यहां वापस आई और तब से अनाप शनाप बके जा रही है। हमने गांव के एक मौलवी साहब को बुलाया है जो इस वक्त अंदर ही हैं। कमरे के अंदर घुसकर जो देखा वो नजारा देखने लायक था। बता कौन है तू? मैं नवीन, इसका भाई। ये तालाब के पास आई थी, उसके पीछे पीछे यहां तक आ गया और अब अपने परिवार वालों के साथ मैं यही रहूंगा। जैसे ही सरिता की नजर राजेश पर गई, उसने मुस्कुराते हुए इतना ही कहा, टीचर, रोल नंबर 41 का कॉल आया। .5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। राजेश को अपनी स्कूल की लाइब्रेरी से देर रात फोन आता था जहां बस एक ही चीज सुनाई देती, सर रोल नंबर 41। और उसके बाद लाइब्रेरी में फोन करने पर कोई भी फोन नहीं उठाता। दूसरी तरफ राजेश के घर में काम करने वाली सरिता के बर्ताव में धीरे धीरे बदलाव आया और एक दिन अचानक वो वापस अपने गांव चली गई, अपने सवालों का जवाब लेने
राजेश जब उसके गांव पर पहुंचा तो पता चला कि सरिता पर शायद उसके भाई की आत्मा हावी है। साइकोलॉजी में इसे स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहते हैं, लेकिन यह केस स्प्लिट पर्सनालिटी का नहीं था, क्योंकि सरिता ने साफ साफ एक लड़के की आवाज में राजेश से वो चीज कही थी जो राजेश के साथ हर दिन हो रही थी, और सिर्फ राजेश को ही यह मालूम था। टीचर, रोल नंबर 41 का कॉल आया। मौलवी साहब के आने के बाद तकरीबन 2-3 घंटों के बाद सब नॉर्मल हुआ और फिजा में एक अजीब सी शांति खुल गई। सरिता ने वापस शहर जाने से मना कर दिया और उसे कुछ भी याद नहीं था जो उसने राजेश से कहा था। शायद राजेश को अपने एक सवाल का जवाब मिल चुका था कि क्यों सरिता के बर्ताव में इतना बदलाव आया था, लेकिन रोल नंबर 41 अभी भी एक अनसुलझा सवाल था राजेश के लिए। शहर लौटने के बाद वो देर रात तक एक बार फिर लाइब्रेरी से आने वाली उस फोन कॉल का इंतजार कर रहा था। रात तकरीबन 2 बजे जब उसकी आंख लगने ही वाली थी कि राजेश का फोन बजा। फोन उठाने पर सामने से वही आवाज आई, सर, रोल नंबर 41। इस बार राजेश ने कहा, मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, सो ये 41वीं कहां से आई? मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और ना ही मैंने तुम्हें कभी देखा है, तो इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। हर बार की तरह इस बार फोन रखने की नहीं बल्कि उस लड़की की आवाज आई जिसने कहा, सर, जब आप पढ़ाते हो तब आपकी नजर क्लास में बच्चों की तरफ होती है और पीठ मेरी तरफ। इसके पहले कि राजेश कुछ और कह पाता, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। अगले दिन राजेश स्कूल गया और उसने स्कूल के पुराने रजिस्टर्स निकालकर रोल नंबर 41 की खोजबीन की तो तकरीबन 4 साल पहले के एक रजिस्टर में खुशबू नाम की एक लड़की का जिक्र था जिसकी अटेंडेंस बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अचानक ही जून के महीने से वो एक दिन भी प्रेजेंट नहीं थी। खोजबीन करने पर पता चला कि खुशबू नाम की वो लड़की जून के ही महीने में अचानक स्कूल से गायब हो गई थी और उसके बाद वो आज तक नहीं मिली। न जाने राजेश के दिमाग में क्या आया, वो दौड़ता हुआ क्लासरूम की तरफ गया और उसने इधर उधर देखा पर कुछ भी समझ नहीं आया। राजेश के साथ उस फोन कॉल का सिलसिला कुछ यूं चलता रहा कि वो शायद पागलपन की कगार पे था। एक दिन स्कूल में रेनोवेशन का काम शुरू हुआ तो ब्लैक बोर्ड के पीछे की दीवार तोड़ने पर वहां से एक कंकाल यानी कि स्केलेटन मिला। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली। जांच पड़ताल में डीएनए टेस्ट्स के बाद पता चला कि ये इस स्कूल से ही गायब हुई खुशबू की डेड बॉडी थी। पुलिस ने जब आगे जांच पड़ताल की तो स्कूल के कुछ नामे गिरामी नाम भी आए जो गर्ल्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। इस चीज के सामने आने के बाद से राजेश के पास उस फोन कॉल का आना बंद हुआ और साथ ही राजेश जो अब तक हिटलर बने स्कूल में घूमता था वो पूरी तरह से बदलकर एक शांत और सुलझावा इंसान बन गया। मृत्यु के बाद भी मोक्ष का इंतजार जारी ही रहता है।